Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about Golgi bodies and today we'll talk another endomembrane system that is about lysosomes. So first of all we'll talk about the discovery of lysosomes. जो lysosomes हैं इनकी जो discovery है वो एक accidental discovery थी. ठीक है, 1955 में क्रिश्चियन डी डवे अपनी कुछ टेक्निक्स को यूज कर रहे थे और उन्हें एक्सीडेंटली एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया जो कि बाद में जिसका नाम पड़ा लाइसोसोम. सो दैट वाज, कौन थे वो? क्रिश्चियन डी डवे. कौन से ईयर में? 1955 में. लाइसोसोम्स का जो नेम है वो 1956 में कोवी-पोफ ने दिया. किन्होंने? कोवी-पोफ. ठीक है, इन्होंने 1956 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से की हेल्प से लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा डिटेल में और टर्म जो है लाइसोसोम उसको इंट्रोड्यूस किया. ओके, ये लाइसोसोम्स हैं क्या? लाइसोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, अब तक टोटल 50 एंजाइम्स लाइसोसोम्स में डिस्कवर किए गए हैं. ऐसा नहीं है कि ये जो 50 एंजाइम्स हैं वो एक ही लाइसोसोम्स में मिले हैं. ये डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स डिफरेंट लाइसोसोम्स में मिले हैं. ठीक है, डिफरेंट सेट्स जो है एंजाइम्स का वो डिफरेंट लाइसोसोम्स में मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं, सो दैट इज एसिड एल्केलाइन फोस्फेटेज. ठीक है, एल्केलाइन फोस्फेटेज, देन सल्फेटेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लिएजेस. ये सारे जो एंजाइम्स हैं अब तक डिस्कवर हुए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं किस में से? लाइसोसोम्स में से. ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं इन सब को हमने कहा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. क्या कहा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वाटर को तोड़ने वाले. यूजुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये, मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये सभी एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं. कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में. कुल मिला के अब तक 50 डिफरेंट एंजाइम्स को ढूंढा गया है, डिस्कवर किया गया है, लाइसोसोम्स में से मिले हैं, अलग अलग सेट में मिले हैं. एक ही लाइसोसोम में आपको 50 एंजाइम्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, इन एंजाइम्स में कौन कौन से एग्जाम्पल जो है एंजाइम्स के, लाइक एल्कलाइन फोस्फेटेज, सल्फेटेज, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस. ठीक है, जैसे न्यूक्लिएजेस हो गया, देन प्रोटीएजेस, देन पेप्टाइडेजेस. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स के जो लाइसोसोम्स में मिले हैं. ये सभी एक तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं, वाटर को तोड़ने वाले हैं, लाइसिस करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. डाइजेशन करते हैं तो इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है. और ये एंजाइम जो हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं और वो पीएच है एसिडिक पीएच या एसिडिक मीडियम. इसीलिए इन सभी एंजाइम को एसिड हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एसिड हाइड्रोलिसिस. ये एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए करते क्या हैं? ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट करवाते हैं. हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट के कारण ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम्स जो हैं ये अपने आप को और दूसरी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. कि एक लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो ये अपने ऊपर एक ऐसी इनकी जो मेम्ब्रेन जो होती है, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसकी हेल्प से इन एंजाइम्स का जो इफेक्ट है वो दूसरी ऑर्गेनेलीज को नहीं होता है. ठीक है, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर इन एंजाइम्स का कोई भी असर नहीं होगा. इवन जो ये लाइसोसोम है ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम से. कैसे? बाय डूइंग
ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, बाय डूइंग ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ फैट एंड लिपिड्स। हाईली ग्लाइकोसाइलेशन होती है फैट और लिपिड्स की, जिसके कारण जो लाइसोसोम्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के एक्शन से। समझ में आया? चलो वेरी गुड। याद रखना, ये टर्म याद रखना, एक तो एसिड हाइड्रोलेज हो गया, क्योंकि एसिडिक पीएच पे ये सभी एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए इन एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। दूसरा, वाटर की ब्रेकडाउन करते हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, एग्जाम्पल आपको पता ही है। नेक्स्ट इज लोकेशन, कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? ये हर सेल में मिलते हैं, ठीक है, ये हर सेल में मिलते हैं यूकैरियोट्स की, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, आरबीसी को छोड़ के हर सेल में आपको लाइसोसोम्स मिलेंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर और फंजाई में, प्लांट्स में और फंजाई में लाइसोसोम का जो एक्शन है वो कौन टेक ओवर कर लेता है? वैक्यूल्स टेक ओवर कर लेते हैं। कौन टेक ओवर कर लेता है? वैक्यूल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन है वो दो के कारण होती है। किसके कारण? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, ये दोनों ही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्पेसिफिक पार्ट, दैट इज RER। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम प्रिकर्सर को प्रोड्यूस करता है, और इस एंजाइम के प्रिकर्सर को या तो डायरेक्टली गोल्जी बॉडी के पास पहुंचा देगा या फिर इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके वेसिकल्स की हेल्प से ये पहले फॉर्मिंग फेज के पास जाएगा, फिर मैच्योरिंग फेज के पास जाएगा, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो गोल्जी बॉडीज हैं, वो गोल्जियन वैक्यूल्स के फॉर्म में, गोल्जियन वैक्यूल्स के फॉर्म में लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। क्या बना देंगे? लाइसोसोम बना देंगे। मतलब ये जो एंजाइम प्रिकर्सर है, इस एंजाइम प्रिकर्सर को गोल्जी बॉडी एंजाइम में कन्वर्ट कर देगी, और वो एंजाइम को क्या ऑर्डर देगी? लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम को कौन फॉर्म करता है, तो इट विल बी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंट शेप। अगर कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली दिखने में, अपीयरेंस में, उसी की लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस अगर नजर आती हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो लाइसोसोम है इसमें भी हमें 4 स्टेजेस नजर आती हैं। फर्स्ट जो है दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स, तो ये जो गोल्जियन वैक्यूल्स जो हैं, जब ये इंडोसोम्स के साथ कंबाइन करेंगे, बाइंड करेंगे, तो ये बनाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, तो पहली फर्स्ट फॉर्म्ड जो स्टेज है लाइसोसोम्स की, जो बिल्कुल ताजा ताजा निकला है गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी ने फ्रेशली प्रिपेयर जिस लाइसोसोम को किया है वो कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड जो है दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम, या इनको हेट्रोफेगोसोम्स भी कहा जाता है। जब ये लाइसोसोम या जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये किसी भी फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, किसी भी फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, तो ये ना जो लाइसोसोम खुद नहीं बर्स्ट होता, यूं कि लाइसोसोम खुद बर्स्ट होकर अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा, ये एज इट इज रहेगा। ये क्या है? एज इट इज रहेगा, लेकिन इस वैक्यूल से जो फूड है वो इस एंजाइम में, इस लाइसोसोम में एंटर कर जाएगा एंड ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उसी में रहेंगे। जब कोई भी, चाहे कार्सिनोजेंस हैं या कोई भी सेल डेब्रिस है या फूड है,
वो जब किसी भी लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जो मटेरियल है वो लाइसोसोम के अंदर जाएगा। लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट नहीं करेगा। तो ये कहलाएगी एक तरह की इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हाँ, अगर कभी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करनी पड़े तो वो फिर भी बर्स्ट नहीं होगा, अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा उस फूड सब्सटेंस पे। ठीक है, तो वो कहलाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है जैसे फंजाई करती है। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो वो कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम्स। हेट्रोफेगोसोम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस फूड की डाइजेशन कर देंगे और जो रेजिडुअल है, ठीक है, जो रेजिड्यू है, बचा हुआ वेस्ट सब्सटेंस है, वो अपने अंदर ही रख लेंगे। अब वो लाइसोसोम्स जिनके अंदर ये रेजिड्यू प्रेजेंट है उनको कहेंगे रेजिडुअल लाइसोसोम्स या रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, रेजिडुअल लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज। तो क्या है ये कि प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आया तो उसने फूड अपने अंदर ले लिया। अब उस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट कर दिया और जो वेस्ट मटेरियल जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वो अपने अंदर ही रख लिया। तो वो लाइसोसोम जिसमें हमें रेजिडुअल सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, जिसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, उनको कहेंगे रेजिडुअल बॉडीज या रेजिडुअल लाइसोसोम्स। अब ये रेजिडुअल लाइसोसोम्स क्या करेंगे? ये मूव करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और इस अनडाइजेस्टेड फूड को सेल से बाहर निकाल देंगे। सेल से बाहर इसको निकाल देंगे। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस कर देंगे, ईफेगीस में हो जाएगी। नेक्स्ट है ओटोफेगोसोम्स। ओटोलाइसोसोम्स या ओटोफेगोसोम्स। ये ओटोफेगोसोम्स क्या करते हैं? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं जब किसी भी सेल डेब्रिस के कांटेक्ट में आते हैं और ये जो सेल डेब्रिस है इसके बाहर ऑलरेडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल डेब्रिस है इसके बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, 1 से 2 मेम्ब्रेन इसके बाहर कवर कर देती है, जिसकी हेल्प से प्राइमरी लाइसोसोम्स इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इस सेल डेब्रिस को वैनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे ओटोफेगोसोम्स। कई बार ये जो देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इनको डस्टबिन भी हम कह सकते हैं कि भी जितना भी वेस्ट है सेल का, सेल डेब्रिस है, सेल वेस्ट है, तो वो सारा का सारा लाइसोसोम क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा, क्लीनिंग भी कर रहे हैं इन सब की। ठीक है, स्क्वेंजर की तरह वर्क कर रहे हैं। तीसरा, जो भी मतलब रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस सेल के पास कम हो गया उसको लाइसोसोम ने ब्रेक डाउन कर दिया, उस सेल को दोबारा से रिसाइकल करके रिप्रोड्यूस करके लाइसोसोम सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओटोफेगी या ओटोलाइसिस। देखो, जब कोई भी ऐसी वोन आउट सेल, अफेक्टेड सेल, ठीक है, लाइसोसोम के साथ जब कांटेक्ट में आएगी ना तो ये क्या करेगा, या इसकी खुद की ही सेल जब फंक्शन करना बंद कर देगी तो ये बर्स्ट हो जाएगा और उसको कहते हैं ओटोलाइसिस। और इस ओटोलाइसिस के कारण मतलब इसने अपने आप को ही मार दिया, इसीलिए लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। समझ में आया कि जब इसकी सेल मतलब जो इसकी एंजाइम्स हैं वो फंक्शन नहीं कर रही हैं, या फिर कोई भी जो वोन आउट सेल है, ओल्ड सेल है, डेड सेल है, जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये अपने आप को बर्स्ट कर देगा उस डेब्रिस को रिलीज करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज ओटोलाइसिस, और इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग। नेक्स्ट जो है इसके फंक्शन में पहला जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फूड को वो अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक, जो फूड वैक्यूल्स है उस फूड को अपने अंदर ले रहे हैं, एंजाइम्स की हेल्प से उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं।
दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर जरूरत पड़ी तो ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को बाहर की तरफ भी उस फूड के पास भी भेज सकता है, तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। थर्ड इज बॉडी डिफेंस। कई बार कुछ कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या कुछ माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो लाइसोसोम्स उनका भी फेगोसाइटोसिस कर देगा। तो वो जो सेल, स्पेशली जो क्यूफर सेल है, लीवर सेल है, ठीक है, नर्व सेल्स है, माइक्रोग्लियल सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, जहां पर फेगोसाइटोसिस होता है, जहां पर इनगल्फिंग होती है, उन सेल में लाइसोसोम की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ये उन माइक्रोब्स को, कार्सिनोजेंस को खत्म कर देता है फेगोसाइटोसिस से। नेक्स्ट इज द ऑटोफेज, दैट इज द ऑटोफैगी या फिर ऑटोलाइसिस, की खुद की ही सेल को बर्स्ट कर देगा, सेल डेब्रिस को भी ये खत्म कर देगा। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, सेल के अंदर अगर किसी भी टाइप की कोई बैरियर है, रुकावट है, उसको भी लाइसोसोम रिमूव कर देता है। जब कोई इंसान भूखा होता है, स्टार्वेशन के टाइम पे जो लाइसोसोम है वो रिजर्व फूड मटेरियल की मूवमेंट करवाता है, उसको ब्रेक डाउन करवाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इंट्रासेलुलर स्क्वेंजर, सेल के अंदर जितना भी डेब्रिस है, मतलब साफ सफाई करने का काम जो है लाइसोसोम के पास है। नेक्स्ट इज स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम, जो ह्यूमन मेल है उसका जो स्पर्म है उसके अंदर हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज एक्रोसोम, और वो एक्रोसोम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज स्पर्म लाइसिन। और ये जो स्पर्म लाइसिन है, इसको, एक्रोसोम को तो गोल्जी बॉडी बनाती है, लेकिन इस एंजाइम को लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो स्पर्म लाइसिन है ये एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द स्टोरेज डिजीज। स्टोरेज डिजीज का मतलब है कि अगर लाइसोसोम अपना फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर हो जाएगा एंड इट कैन कॉजेज मैनी डिजीज लाइक द नेफ्राइटिस। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो पर्टिकुलर एक जगह पे क्या है, स्टोर हो जाएगा, और उस डिजीज को हम कहेंगे स्टोरेज डिजीज। एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका नेफ्राइटिस। सो ये था लाइसोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट टाइप्स। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.